नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो 2024 एसएससी स्टेनो 2024 वालों का जॉइनिंग हो रहा है। कुछ लोगों का जॉइनिंग हो चुका है ऑलरेडी और कुछ लोगों का जॉइनिंग जो है धीरे धीरे हो रहा है, अंडर प्रोसेस है। और कुछ लोगों का अभी तक डॉसियर पहुंचा नहीं है डिपार्टमेंट में, या डिपार्टमेंट में पहुंच गया है लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक कॉल लेटर दिया नहीं है या बुलाया नहीं है जॉइनिंग के लिए। तो जैसे जॉइनिंग सबका हो रहा है धीरे धीरे। तो आफ्टर जॉइनिंग कुछ चीज़ें होता है कि जब मैंने जॉइन किया था तो मुझे लगा था कि अगर मुझे पता होता ये चीज़ें तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होता, ज़्यादा बेटर होता डील करना। क्योंकि एक जो है नया एक जगह जाता है, जो कोई भी इनएक्सपीरियंस्ड है कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है, और वो एक नया ऑफिस में, एक नया माहौल में, और बिल्कुल ही एक नया सिचुएशन में अपने आप को ढालने का कोशिश कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं। जैसे मेरे बैच में कुछ लोग थे जो कोर्ट से वो लेके कोर्ट में ख़त्म करके अपना यहाँ पे आए थे, सेंट्रल में आए थे स्टेनो में, कोर्ट छोड़ के। कुछ लोग जो है पहले कुछ डिपार्टमेंट में काम करते थे। जैसे एक था मेरे बैच में, वो इनकम टैक्स में कर्मरत था, वहाँ पे नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका पोस्टिंग लेके उसका दिक्कत था। पोस्टिंग उसका ऐसी जगह दे रखा था जो कि उसका होम टाउन से बहुत दूर था, और वो अपने घर के पास में, यानी कि राजस्थान के पास में, या दिल्ली पोस्टिंग या जयपुर पोस्टिंग के लिए उसने जो है मेरे डिपार्टमेंट को उसने चूज़ किया। फिर से एग्ज़ाम देके मेरे डिपार्टमेंट को चूज़ किया और फिर इनकम टैक्स छोड़ के यहाँ पे आया। और जबकि ऐसा बहुत लोग करते हैं जो सीनियर पोस्ट में भी रहते हैं, उसको छोड़ के भी आएंगे तो पे प्रोटेक्शन होता है, तो उससे जो है उनका पेमेंट का जो है प्रोटेक्शन रहता है, पेमेंट घटता नहीं है। तो ये सब चीज़ तो होता है। अब जो बिल्कुल नया होता है, कोरा कागज़ की तरह होता है, वो जब ऑफिस में जाता है, वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल जो नौसिखिया है उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊँगा आज। जैसे आप पहले जब गए, आपको एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ा, क्योंकि लास्ट जो चीज़ होता है ना सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, वो होता है मेडिकल, जो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करना होता है, या दिल्ली में कोई जो सरकारी हॉस्पिटल होता है सफदरजंग वगैरह, वहाँ से करवाना होता है। जैसे मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था तो मेरा मेडिकल हुआ था सफदरजंग से। तो सफदरजंग अपने आप में मतलब बहुत, क्या बोलूँ मैं, ख़तरनाक किस्सा है, ठीक है। उसको लेके एक पूरा वीडियो हो सकता है। सफदरजंग का मतलब मेमोरी तो कुछ साल तो मुझे मतलब हॉन्ट करता था, इतना डरावना था वो हॉस्पिटल अपने आप में। मतलब वहाँ पे कुछ लोग जो जो खून लेते हैं ना, वो कोई एजेंसी वगैरह से हायर करके उनको लाया था। जो आजकल सरकारी हॉस्पिटल में सारा तो सब एजेंसी से हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो जिस एजेंसी से भी हायर किया गया था ना, वो लोग तो मेरा नस नहीं ढूंढ पा रहे थे। कभी बाएं हाथ में सुई घुसा रहे थे, कभी राइट हैंड में सुई घुसा रहे थे, नस ढूंढ रहे थे। तो मतलब बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब था। या तो मैं वापस आ सकता था अपना यहाँ पे कोलकाता में आके यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा सकता था, या तो लेकिन मैंने चूज़ किया कि जब मैं दिल्ली आ गया हूँ तो मैं दिल्ली से ही करवाऊँगा और सफदरजंग से करवाऊँगा। तो मैं लड़ गया, और लड़के फाइनली मैंने सफदरजंग से अपना फिट सर्टिफिकेट निकाला। मेडिकल बोर्ड बैठता है, और मेडिकल बोर्ड जो है आपका सब कुछ जांच करके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। वो सर्टिफिकेट लेके जैसे आप ऑफिस में दोगे, फिर उसके बाद आपका जॉइनिंग होगा। अगर आपने फर्स्ट हाफ में सर्टिफिकेट दे दिया तो आपका फर्स्ट हाफ में जॉइनिंग वो लोग करवा देंगे। और अगर आप सेकंड हाफ के लास्ट में, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मतलब, फर्स्ट हाफ मतलब सुबह से लेके दोपहर तक फर्स्ट हाफ, लंच ब्रेक तक, और लंच ब्रेक के बाद का जो पार्ट है वो है आपका सेकंड हाफ, ठीक है। और अगर सेकंड हाफ में लास्ट की तरफ अगर शाम को आप देते हो जमा डॉक्यूमेंट, तो आपका नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ में आपका जॉइनिंग हो जाएगा। तो जॉइनिंग हमेशा फर्स्ट हाफ में होगा, ठीक है। अब जो है आपका जो ऑर्डर निकलेगा ना, वहाँ पे आप करना, ध्यान रखना कि वहाँ पे जब आपका जॉइनिंग डेट लिखा रहेगा ना, डेट के पास में ब्रैकेट में F/N लिखा रहेगा, मतलब 4 नून, मतलब फर्स्ट हाफ में सुबह। तो वो ज़रूर लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब जब आपने ज्वाइन किया, आपको बताया गया कि आपका ज्वाइनिंग जो है आज की डेट में हुआ है, तो आपको एक कागज़ मिलना है, जॉइनिंग ऑर्डर, ठीक है। उसको जॉइनिंग ऑर्डर कहते हैं। उसमें आपका लिखा रहेगा कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन सिलेक्शन भाई एसएससी, उसका डॉसियर का फाइल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, डेटेड लिखा रहेगा। आप फिर आपका नाम रहेगा श्री या श्रीमती, ये
जो है इज़ हियर बाई जॉइंट एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 या स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। ग्रेड 2 मतलब ग्रेड डी, ग्रेड 1 मतलब ग्रेड सी। ऑन डेट इतना ब्रैकेट में F/N फोरनून एट ऑफिस का नाम डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहेगा। और फिर आपको एक जो है आपका आईडी वगैरह सब कुछ जो है धीरे धीरे आपका इशू होगा। तो जॉइनिंग ऑर्डर जैसे आपको मिल गया, उस जॉइनिंग ऑर्डर का कॉपी दिया जाएगा सबको, सारे सेक्शन को। ऑफिस के अंदर बहुत सारा सेक्शन होता है, तो उसमें मेन जो चीज़ है वो मैं अकाउंट सेक्शन बोलूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेन ऑफिस में अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन को ज़रूर कॉपी जाएगा, क्योंकि आपका जो सैलरी बनेगा ना वो पे फिक्स होगा। जैसे आप अगर लेवल 4 में ज्वाइन कर रहे हो एज स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो आपका लेवल 4 में आपका पे फिक्स होगा, और उस पे फिक्सेशन का ऑर्डर निकलेगा, उसका कॉपी भी आपको मिलेगा। उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि इस डेट में इस बंदे का या बंदी का ज्वाइनिंग हुआ है, और विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट आपका पे कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। जैसे मैंने ज्वाइन किया था 5 तारीख को, तो मेरा 4 दिन का सैलरी कट हुआ था, और 5 तारीख से मंथ का 30 या 31 जितना दिन का महीना है उस दिन तक आपका सैलरी कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन होके लास्ट डे ऑफ मंथ में आपका सैलरी जो है क्रेडिट हो जाएगा आपका अकाउंट में। तो इसके बीच में कुछ सिस्टम होता है, जैसे कि जब आपका पे फिक्सेशन होगा आपको वो ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। आप ध्यान रखना कि ऑर्डर आपको मिले, और ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जॉइनिंग ऑर्डर हो गया, आपका पे फिक्सेशन ऑर्डर हो गया, तो ये सब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर फाइल बनाइए, अपना पर्सनल फाइल बनाइए, और उसमें उसको मेंटेन कीजिए। अगर आपके पास पेन ड्राइव है वगैरह, आप ऑफिस में बाद में इशू भी करवा लेना पेन ड्राइव, है ना। ऑफिस में स्टोर होता है, जैसे दुकान होता है ना बाहर में, वैसे ऑफिस के अंदर भी अपना एक स्टोर है। तो वहाँ पे रिक्वेजिशन डाल के आपको इशू करवाना होता है। रिक्वेजिशन मतलब किस चीज़ का आप मांग कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन वहाँ रहेगा, और वो आपके ऊपर का जो ऑफिसर है उनका काउंटर साइन होके वो स्टोर में चला जाएगा, और वो आपके नाम पे इशू हो जाएगा। तो उसमें पेन ड्राइव वो ऑफिस के वर्क के लिए इशू होता है, तो उसमें आपका एक फ़ाइल बना के रखना, और उसमें ना जितने भी आपका ऑर्डर वगैरह है इसको स्कैन करके उसका PDF रख देना आराम से। क्योंकि ये जो है आपका नौकरी बहुत लंबी करनी है अभी नौकरी, और ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ में इसका ज़रूरत पड़ सकता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अचानक से जब ज़रूरत पड़ जाता है तो लोग जो है मतलब भौचक्का हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या करेंगे। तो वैसा नहीं बनना है, ठीक है। सारे कागज़ जो है शुरू से अपने पास फाइल में प्रॉपरली मेंटेन करो, पिनअप करके रखो, उसका स्कैन करके अपने पास जो है सॉफ्ट कॉपी भी रख लो। और जो पे फिक्सेशन ऑर्डर आपका अकाउंट सेक्शन से इशू होगा, वहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपका बेसिक कितना मिल रहा है, DA कितना मिल रहा है, HRA क्या है, TPT क्या है, और आपका ग्रॉस कितना बन रहा है। वो सब उसमें क्लियरली लिखा रहेगा, और वो साइन होगा हेड ऑफ़ द ऑफिस से। हेड ऑफ़ द ऑफिस उसको साइन करेंगे। जब तक ये ऑर्डर आपको नहीं मिलता है तब तक जो है आपको ख्याल रखना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अकाउंट सेक्शन का चक्कर काटना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली कोई इशू नहीं होता है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब है इस मामले में। मैं जब ज्वाइन किया था, देखो मेरा जो बैच था वो मेरे ऑफिस का सबसे बड़ा बैच था, ठीक है। उसमें कम से कम 7-8 स्टेनोग्राफर्स थे, सबसे बड़ा बैच था वो। तो वो जब ज्वाइनिंग हुआ था ना, हम लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देके बोला कि इसको भरवाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भरवाओ या सफदरजंग से भरवाओ। तो बहुत लोग जो है अपने अपने घर चले गए, जिनका घर आसपास था, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, वो सब तो चले गए। अब मेरा पश्चिम बंगाल तो दूर है भाई, और मैं ऐसे रोज़ रोज़ घर से टिकट काट काट के यहाँ आना यहाँ जाना, ट्रेन का टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। तो मैं सफदरजंग का चक्कर काटने लगा। अब चक्कर काटते काटते वो लोग तो आ गए, वो लोग 3 तारीख ज्वाइन किए। मेरे कुछ दोस्त अभी मेरे बैचमेट, उन्होंने 3 तारीख को ज्वाइन कर लिया आके अपना बनवा के। मेरा बनवाते बनवाते 5 तारीख हो गया, बोर्ड वगैरह बैठा, सब ने चेक किया, साइन किया, तो टाइम लग गया उसमें। 5 तारीख हो गया। अब 3 तारीख में उन लोगों का पे फिक्सेशन जो बंदा करता है अकाउंट सेक्शन में, वो 4 तारीख को छुट्टी में चला गया। देखो, जो थोड़ा छोटा डिपार्टमेंट होता है या छोटा ऑफिस होता है ना, उसमें स्टाफ लिमिटेड होते हैं और काम अनलिमिटेड होता है। और जो बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस होता है उसमें काम उतना है नहीं, स्टाफ बहुत भरे पड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये ऑफिस टू ऑफिस वैरी करता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या दिक्कत हो गया, वो जो चला गया ना, उसने अपना चार्ज किसी को दिया नहीं। अब जैसे
5 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा जो है सैलरी बना ही नहीं। अगले महीने जब सबका सैलरी आ गया, मेरा सैलरी नहीं आया, तब मेरा जो है माथा खनका कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं अकाउंट सेक्शन में गया, तो वहाँ पे जो एसओ थे तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ये तो छुट्टी में है, ये आएगा तो आपका बना देगा। अब मैं बोलने गया तो उसने मुझे घुमा के बोला देखो, अब पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करता है। कोई नया लड़का आता है, उस वो एक जो एस्पिरेंट होता है वो बहुत ख्वाब लेके आता है, बहुत सपना लेके आता है। तो वो अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एक दूर शहर में आया है, नया जगह आया है। तो होता है यार। जब मैंने पूछा, मुझे पता नहीं मेरा गलती हो सकता है या उसने गलत समझा होगा, तो वो मुझे घुमा के पूछ रहा था कि अगर हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो हम लोगों को 6 महीने बाद सैलरी मिला था, तुम्हारा नौकरी नहीं लगता तो तुम क्या करते। अब ये तो सबसे मतलब बचकानी हरकत वाली बात हो गई। मेरा नौकरी नहीं लगता तो मैं घर छोड़ के यहाँ पे थोड़ी आके पड़ा रहता, नहीं आता मैं, जायज़ सी बात है ना। तो उस टाइम में मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ ख़राब लगा यार। देखो, आपके ऑफिस में आपका अपना एक स्टाफ, नया स्टाफ आप ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि सर मेरा सारे बैचमेट का जब सैलरी हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो उसमें आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। देखो, पहला चीज़ तो है गलती आपकी है, क्योंकि अगर कोई छुट्टी में जाता है तो उसका चार्ज किसी ना किसी को दे के जाना चाहिए, जो कि इस केस में हुआ नहीं। मुझे पता नहीं क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो, बाद में कुछ दिन बाद वो बंदा छुट्टी से वापस आया और सैलरी बनाया, और जो है मुझे 2 महीने का सैलरी एक साथ में मिला। तो उसके बाद से तो कोई इशू हुआ नहीं, वो तो चलता गया। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है ये थोड़ा मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो मैं नहीं चाहता ये किसी के साथ हो, और आई थिंक होगा भी नहीं, है ना। तो ये चीज़ है, पे फिक्सेशन का जो ऑर्डर है वो आप बिल्कुल कलेक्ट कर लेना और अपने पास रखना। जॉइनिंग ऑर्डर, पे फिक्सेशन ऑर्डर जब हो गया उसके बाद आप निश्चिंत रहो, आराम से रहो। आपको ना कुछ फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म भरने के लिए, उसमें आपको नॉमिनी वगैरह भरना है। एनपीएस का, अभी शायद यूपीएस का फॉर्म आपको डायरेक्टली दिया जाएगा, मुझे पता नहीं। जो जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी यूपीएस का फॉर्म डायरेक्टली दिया जा रहा है कि नहीं। पहले हमारे टाइम में मैं 2019 में ज्वाइन किया था, 2017 बैच का हूँ, तो एनपीएस का फॉर्म दिया गया था। एनपीएस में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपका भरना होता है। आप नॉमिनी किसको करना चाहोगे, कितने परसेंट करना चाहोगे। एक तो एक जन को नॉमिनी कर सकते हो 100%, 2 जन को कर सकते हो 50-50, 3 जन को 4 जन को कर सकते हो 25% करके। तो ऐसा करके आप अपने हिसाब से जो है नॉमिनी कर सकते हो, और उसमें आपको अकाउंट डिटेल्स डालना है। आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट भी आप डाल सकते हो और नया अकाउंट भी आप खोल सकते हो। तो ध्यान रखना, जो अकाउंट डिटेल्स आप उसमें भरोगे वो आपका सैलरी अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेबली मैंने देखा है कि मोस्टली लोग एसबीआई अकाउंट ही देते हैं, प्राइवेट बैंक का अकाउंट लोग सैलरी अकाउंट नहीं देते हैं। मैंने देखा है, जितना भी आज तक मैंने सैलरी अकाउंट देखा है सारे एसबीआई है, जबकि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है नहीं कि एसबीआई का ही सैलरी अकाउंट बनाना है। आप दूसरे बैंक का भी अकाउंट दे सकते हो, बी इट सरकारी और बेसरकारी, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई भी अकाउंट आप दे सकते हो। तो जो अकाउंट आप दोगे उस हिसाब से आपका पेंशन फंड जो है वहाँ पे बन जाएगा। फिर प्राण इशू होगा, प्राण बाई पोस्ट आएगा। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस आप दोगे तो वहाँ पे प्राण कार्ड चला जाएगा। तो उसके बाद से जो है आपका सैलरी से एनपीएस जो है डिडक्शन होने लगेगा। तो इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले 6 महीने का जो डिडक्शन मेरे सैलरी से हुआ था वो एनपीएस में जुड़ा नहीं था, क्योंकि कुछ इशू चल रहा था, वो जुड़ा नहीं था। बाद में मैंने काफ़ी, मुझे चिट्ठीबाजी करना पड़ा, लेटर्स वगैरह लिखना पड़ा, तो उसके बाद जाके वो जो पैसा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया था मेरे सैलरी से वो कहीं पे फंसा हुआ पड़ा था, उसके बाद वो मेरे एनपीएस का जो टोटल कॉर्पस है, अमाउंट है, उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये सब चीज़ में ना थोड़ा जागरूक आप हुआ करो, पहले से शुरू से जागरूक बन जाओ। एनपीएस का जब आपका प्राण कार्ड मिल जाएगा, एनपीएस ऑनलाइन अकाउंट खोलो, उसका स्टेटमेंट चेक करो, हर महीना डिडक्शन क्या हो रहा है, कितना जम रहा है, एनपीएस हो यूपीएस हो जो भी हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको चेक करो, है ना। तो उसको चेक करते रहना। और आपका जो है मैं चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आए हो, ये सब बेसिक चीज़ है, अच्छा ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे साथ हुआ है मतलब आपके साथ भी होगा, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जागरूक रहना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और ये सारे चीज़ का जो है आप ध्यान रखो अच्छे से। और सारे ये सब ऑर्डर निकलने के बाद एक ऑर्डर निकलेगा आपका वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर क्या होता है? वर्क ऑर्डर मतलब आपको कौन सी ऑफिसर के साथ अटैच किया जा रहा है, कौन से सेक्शन में आपको अटैच किया जा रहा है, क्या काम दिया जा रहा है,
कौन से चीज़ आपको करने हैं, वो एकदम लिस्ट बना रहेगा और आपके नाम से वो ऑर्डर निकल जाएगा। उसमें ऊपर ऑफिस का लेटर हेड होगा और आपका ऑर्डर निकल जाएगा। ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये, इसको भी अच्छे से संभाल के रखना। ये आपका वर्क ऑर्डर है, क्या काम करना है वो इसमें पूरा लिखा हुआ है ना। तो इसको अच्छे से आप रखना और उस हिसाब से उसके बाद आपको टेबल, चेयर, सिस्टम सब कुछ आपको इशू हो जाएगा। पेन ड्राइव इशू हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड वगैरह इशू हो जाएगा, सीजीएचएस कार्ड इशू करवा लेना ध्यान से। जितना भी बेनिफिट होता है गवर्नमेंट जॉब का, वो सारे कार्ड्स वगैरह जो है सब कुछ अपना बनवा लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी अच्छा है और फ्यूचर में भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। नया नौकरी है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और काम सीखने का बिल्कुल अपना 100% दीजिए। काम सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना भी जो कुछ भी आप सीख पाओगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, चलिए गाइज, फिर से कोई वीडियो लेके मैं आऊँगा, इम्पोर्टेंट कोई वीडियो लेके। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय।